Hare Krishna. So in this particular video, we'll learn instantaneous axis of rotation. है ना? Many students were telling me that they wanted a small video on instantaneous axis of rotation. So therefore, I decided that I'll make a small video demonstrating what all are the things that we need to take care of in this concept. And this concept is helpful in solving certain problems in a little quick way. और कुछ concepts, कुछ there are some specific questions that you'll understand by the end of the lecture yourself how to solve those questions and what are those questions which you will solve using this concept. ठीक है? ध्यान से देखो इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग. Imagine that there is a body which is doing pure rolling. Imagine a body which is undergoing pure rolling. Say for example this is a disc and this is undergoing pure rolling. ठीक है? Pure rolling में है. So the center of mass will have, say for example, a velocity of v, and this is rotating with an angular speed of omega. This is vc, say for example, center of mass का speed है. So ये जो bottom most point है, this bottom most point, what speed this will have? Say for example, this is p. So what is the speed of p? I had told this in rotation that अगर आपको speed पता करना है p का, सबसे पहले तो ये body चल भी रहा है और ये body घूम भी रहा है, ऐसे करके चल रहा है. So when we have to analyze the motion of such things which are moving translationally as well as they are in rotational motion, what we do is we combine their motion in two ways. First only translational and then only rotational about one point. So combining these two motions, only translational and only rotational, we get translational plus rotational for these kind of bodies which are moving also and which are rotating also. So अगर सिर्फ हम चला दें ऐसे करके इस बॉडी को, तो इस पॉइंट का स्पीड कितना आएगा? घुमा नहीं रहे हैं, सिर्फ ऐसे पकड़ के चला रहे हैं इसको. मतलब अगर ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S. अगर पकड़ के सिर्फ हम चलाएंगे, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ P? व्हाटएवर इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये मतलब ये वाला चीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सारे ही पॉइंट का स्पीड वो रहेगा. कि तो सारे ही पॉइंट का, आप डिस्क पे कोई भी अगर पॉइंट ले लो, सबका लीनियर स्पीड तो यही है, VCOM, है ना. अब बात करते हैं रोटेशनल पार्ट का. तो ये वाला पॉइंट का, बॉटम मोस्ट पॉइंट का, जो अगर हम इसको एक ही जगह पर रख के सिर्फ घुमाएं गोल गोल ऐसे करके विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट? पीछे के तरफ ओमेगा आर. तो प्योर सर्कुलर मोशन वाला बात हो गया. तो हम क्या करते हैं, दोनों का वेक्टर सम लेते हैं. ठीक है, ये दोनों का क्या करते हैं, हम वेक्टर सम लेते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें, ये ओमेगा आर पीछे के तरफ है एंड VCOM इज टुवर्ड्स, इट इज अहेड. सो डायरेक्टली हम VCOM माइनस ओमेगा आर लिख सकते हैं, वेक्टर का साइन हटा सकते हैं, सेम ही बात है. VCOM माइनस ओमेगा आर इज द स्पीड ऑफ पॉइंट P. ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ पॉइंट P है ये. जस्ट बाहर में P के, सपोज यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है. अगर नो स्लिपिंग हो रहा है, इफ देर इज नो स्लिपिंग between the bottommost point of the disk and the ground, velocity of P should be equal to velocity of G, right? And the velocity of G is 0. So velocity of P should also be 0. That is VCOM minus omega R should be 0. Therefore ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रोटेशनल में कि हमारा ऐसे करके आता है कि VCOM क्या आ रहा है, V equals to omega R. अभी मैं ये VCOM भी हटा दे रहा हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं. हमको ये याद रखना है कि V equals to omega R होता है. ठीक, यहीं पे अगर मैं क्या करता, सपोज यही वाले सिचुएशन में थोड़ा सा अगर चेंज कर देते ना, कि ये ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, ऐसे करके एक प्लैंक पे रखा हुआ है, द प्लैंक इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट एंड नाउ दिस इज मूविंग विद v एंड रोटेटिंग विद ओमेगा. अब अगर मेरे को नो स्लिपिंग का कंडीशन अगर लिखना है मेरे को, इफ आई हैव टू राइट द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, व्हाट विल आई राइट? कि जो बॉटम पॉइंट का जो वेलोसिटी है और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट डिस्क का जो वेलोसिटी है, दे शुड बी सेम. बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क का वेलोसिटी अगर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, देयर इज नो स्लिपिंग. सो बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड क्या होता है? v माइनस ओमेगा आर. दिस शुड बी इक्वल टू द बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, दैट इज v नॉट. दिस इज कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग. दिस वी हैव ऑलरेडी रेड सो फार. नाउ अगर हम इसका मोशन ध्यान से देखें, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड क्या होता है, हमने इसे पढ़ चुका ऑलरेडी, बस फटाक से मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि आगे बढ़ सकूं मैं. ये वाले पॉइंट का स्पीड होता है v. तो हमने पढ़ा है कि ये वाले पॉइंट का स्पीड कितना हो गया? 0, है ना. टॉप मोस्ट पॉइंट का स्पीड कितना आता था? वो आता था v प्लस सिर्फ घूमने के चलते कितना होगा? ओमेगा आर. v तो ट्रांसलेशनली है और परफेक्टली आगे की तरफ सिर्फ अगर ओमेगा से चलेगा
तो ओमेगा आर आगे की तरफ आएगा, बट वी नो दैट ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, तो दिस इज वी प्लस वी एंड दैट आई कैन राइट डायरेक्टली एज 2v। ठीक है, ये वाले पॉइंट का अगर बात करेंगे हम, ये वाले पॉइंट का, तो इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड के चलते आगे की तरफ है v, और वर्टिकली डाउन है कितना, ओमेगा आर। सिर्फ घूमने के चलते इसका है ओमेगा आर डायरेक्टली नीचे, बट ओमेगा आर इज इक्वल टू वी ओनली। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट? स्पीड ऑफ दिस पॉइंट होगा रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 2v। ये दोनों हटा के मैं क्या लिख दे रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं इस तरफ रूट अंडर 2v। ठीक है, ऐसा करके ये वाले पॉइंट का स्पीड कितना आता था, इस तरफ आएगा रूट अंडर 2v। सो दिस थिंग्स वी हैव रेड सो फार। अब अगर ध्यान से देखें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, से फॉर एग्जांपल दिस इज p q r and s, so whatever velocities I have got for point p, for point q, for r or for s, they are so these speed, they are constant or they are instantaneous? They are constant or they are instantaneous? What is the answer? They are not constant, they are always changing. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट नहीं है, समझ लेना, ये सारा पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे लेबल कर दिया एक पॉइंट P, ये डिस्क है, उसके ऊपर हियर आई मार्क अ पॉइंट एंड आई राइट P, हियर इज अ पॉइंट, आई पुट दिस मार्क एंड आई राइट दिस पॉइंट ऑन द डिस्क से S। आफ्टर सम टाइम ये S ऊपर जाएगा, जैसे ही S ऊपर जाएगा इसका स्पीड अब रूट 2v नहीं रहेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, जो भी होगा चेंज होगा। जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाता है स्पीड बढ़ता है, फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा घटेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो बढ़ेगा, यहाँ से आएगा तो घटेगा। ठीक है, so the speed is not constant but the speeds on the disk they are all instantaneous। ठीक है, हाँ ये सच है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी पॉइंट रहे उसका हमेशा स्पीड 2v होगा, वो एक अलग बात। टॉप मोस्ट पे जो भी पॉइंट आएगा कुछ देर के बाद एस आर पे आ जाएगा तो उसका भी स्पीड 2v रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट पी अगर मैंने मार्क किया है डिस्क पे, तो इसका कुछ देर के बाद पी यहाँ पे आ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा बेसिकली। तो ये फिक्स नहीं है अगर एक पॉइंट मार्क किया मैंने डिस्क पे तो। ठीक है, आई होप क्लियर है। टॉप मोस्ट पॉइंट का हमेशा 2v रहेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट का हमेशा 0 रहेगा, पर पॉइंट अगर मार्क करेंगे तो उसका हम देख रहे हैं स्पीड चेंज हो रहा है, देयरफॉर दीज स्पीड्स आर बेसिकली नॉट कांस्टेंट, दे आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक और चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो बॉटम पॉइंट है ये तो रेस्ट पे है, ये कहां पे है, मोमेंट्री रेस्ट पे। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे आ गया है तो फिर वो क्यों चल रहा है? बॉटम मोस्ट पॉइंट वी नो आफ्टर सम टाइम वो पोजीशन चेंज करता है, राइट? बॉटम पे तो अभी है, पर कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये पी ऊपर चला जाता है, क्यों ऐसा होता है? अभी तो रेस्ट पे आ गया। अच्छा, बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? ये मैंने कहा कि यूनिफॉर्म रोलिंग कर रहा है। यूनिफॉर्म रोलिंग का मतलब यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो v कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास का जो भी स्पीड होगा ना vc, ये कांस्टेंट है, ये मैं कह रहा हूं आपको, एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? देख, आगे की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है। अल्फा आर जो टेंजेंशियल आता अगर सिर्फ घूम रहा होता तो ये भी 0 है। कुछ बचा कि नहीं बचा? बचा एक चीज, क्या? ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। ये पॉइंट ट्रांसलेशनली चल रहा है और घूम रहा है, तो घूमने के चलते ऊपर की तरफ एक ओमेगा स्क्वायर आर लगता है, ये बताया था रोटेशनल लेक्चर में। तो इस पॉइंट का हालांकि स्पीड 0 है बट देयर इज एन एक्सेलरेशन, देयरफॉर दिस पॉइंट इवेंचुअली विल बी पुल्ड अपवर्ड। तो ये पॉइंट ऊपर उठता है, इसीलिए दिस इज अ रीजन। बट स्टिल ये मोमेंटरी रेस्ट पे है, दिस वाज माय पॉइंट, दिस पॉइंट इज राइट नाउ एट मोमेंटरी रेस्ट। ओके, एक चीज हम और देखते हैं, say for example there is a disc that is hinged, this is on a frictionless horizontal plane पे, if I have kept a disc and this is hinged, this is a disc and this is hinged and I'm rotating this with a speed of omega like this, ऐसे करके घुमा रहा हूं इसको ओमेगा से, समझ रहे हैं? कुछ देर के बाद वो नीचे आएगा ऐसे करके, कुछ देर के बाद वो ऐसा जाएगा लाइक दिस, मतलब ओमेगा से इसको बस आई एम टर्निंग दिस लाइक दिस। सो अब एक चीज हम समझते हैं कि इंस्टेंटेनियसली, हमेशा नहीं बट इंस्टेंटेनियसली इसका और इसका कंडीशन सेम होगा। कैसे होगा? देखो, ये वाले कंडीशन में जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, बॉटम पॉइंट का स्पीड कितना है? 0, पहला चीज। इसका स्पीड आया 0, मतलब इट इज लाइक एज इफ इट इज हिंज्ड। v0 मतलब एज इफ इट्स हिंज्ड, वी कैन ट्रीट लाइक दिस। वाई? सी, सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना है? v,
सेंटर ऑफ मास का वीसी नहीं लिख रहा मैं, बार बार वी लिख रहा हूँ सिर्फ, वी है सेंटर ऑफ मास का स्पीड। तो सेंटर ऑफ मास का ओमेगा अबाउट दिस कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का ओमेगा अबाउट दिस होगा v परपेंडिकुलर बाई आर, ये सर्कुलर में सिखाया था, ओमेगा होता है v बाई आर, ऐसा करके v अपॉन आर, और v अपॉन आर ओमेगा हुआ, ओके। पर यही ओमेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनिशियल कितना था ओमेगा, और सपोज मैं कह रहा हूं कि इस ये जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है, इसका इस पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में ओमेगा कितना होगा, इसका जो भी स्पीड है बाई आर, पर हमको तो पता है v बाई आर तो ओमेगा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का पी के अबाउट जो ओमेगा डैश है वो इसका एंगुलर वेलोसिटी ही है डिस्क का, और ये भी पहले बता चुका है, मतलब यही पहले पढ़ा चुका हूं कि जब कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूमता है, रिजिड बॉडी है ना, तो हर एक पॉइंट का, सपोज ये पॉइंट पी लिया और ये पॉइंट क्यू लिया, तो ओमेगा ऑफ पी अबाउट क्यू कितना होगा, वो भी ओमेगा ही होगा। जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा है ना इसका बॉडी का, जो रोटेशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से, ये हर दो पॉइंट को वही दिखेगा, मतलब पी को दिखेगा कि ओमेगा कितना से घूम रहा है, पी को दिखेगा कि क्यू कितना से घूम रहा है मेरे आसपास ओमेगा से। ओमेगा ऑफ से फॉर एग्जांपल इसका सी या ओ मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ओ अबाउट क्यू, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ अबाउट क्यू, वो भी ओमेगा होगा। अब कोई भी दो पॉइंट ले लो इस डिस्क पे, यू टेक एनी ऑफ दीज टू पॉइंट्स, इफ यू फाइंड ओमेगा ऑफ दिस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, किसी पॉइंट का अगर यू ट्राई टू फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, वो ओमेगा ही आएगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है, पहले ही बताया था, हर दो पॉइंट का ओमेगा सेम ही होता है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ओमेगा है वही होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास का भी पी के अबाउट ओमेगा ही होगा, जो इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, वही पूरे डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट भी ओमेगा ही लगेगा, पी का भी इसके अबाउट क्या लगेगा, ओमेगा ही लगेगा। तो इस सिचुएशन को मैं इससे तो रिप्लेस कर ही सकता हूं कि मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक डिस्क हिंज्ड है, और इसको इस हिंज के बाद कितने से घुमा रहे हैं पूरे डिस्क को, एक ओमेगा से। ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है, जिससे बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा था। बस अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस सिचुएशन को बस ऐसे समझना है, बस दैट्स इट। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बॉडी जब प्योर रोलिंग के कंडीशन में होता है और किसी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। प्योर रोलिंग में क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है, मोमेंटरी रेस्ट पे, तभी हम ट्रीट कर सकते हैं इट इज हिंज्ड। सो इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग वी अज्यूम दैट यहाँ पे इट्स लाइक अ हिंज, और ये ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे कितने से घूम रहा होगा, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका ओमेगा होगा, दैट्स इट। इट इज जस्ट दिस इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जस्ट रेप्लिका ऑफ दिस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ बनाया। ये बनाने का क्या फायदा है, देखो ये बनाने का फायदा ये है कि अब बॉडी चल रहा है कि घूम रहा है, कि चल भी रहा है और घूम भी रहा है। यहाँ पे ये वाले सिचुएशन है, बॉडी सिर्फ घूम रहा है कि चल रहा है, कि चल रहा है और घूम भी रहा है, क्या कर रहा है, प्योरली घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस। बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट पी, so body is in pure rotation about p, सिर्फ ऐसे करके घूम रहा है। Now it is very easy for us to judge the velocity of every point। अरे कोई बॉडी अगर सर्कल में रहता है, सपोज सेंटर ये है, सपोज सेंटर है O, तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसका स्पीड कितना होता है अगर ओमेगा से घूम रहा है, तो कोई भी पार्टिकल है अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना ऐसे करके ओमेगा से, तो इसका स्पीड कितना, मतलब वेलोसिटी कितना होता है, ओमेगा आर, इक्वल टू ओमेगा आर। इसका कितना होगा, इस तरफ होगा ओमेगा आर, इसका कितना होगा, इधर होगा ओमेगा आर, इसका पीछे की तरफ होगा ओमेगा आर। सो इट इज, अगर सर्कुलर मोशन में है देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू व्हाट, टेल द स्पीड ऑफ एवरी पॉइंट। एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट का बताना आसान है। सपोज ओमेगा से घूम रहा है, अल्फा भी है, तो कैसे करते हैं, इस तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा आर, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल होगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर प्योर सर्कुलर में है ना, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू define and judge the speed of one particular point or the acceleration of one particular point। therefore we have this concept कि हम क्या करते हैं, we assume, ये सब तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, अभी वही डिस्कशन इसलिए कर रहा था कि ये सारा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो ये इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे मैं क्या बोलता हूं कि इसको हिंज कर लो, इंस्टेंटेनियस। तो इस सिचुएशन को इंस्टेंटेनियसली ऐसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो इंस्टेंटेनियसली ही सब कुछ स्पीड निकालना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ही रहता है, कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए सबका हर एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियसली स्पीड निकालने के लिए अगर ऐसे सिचुएशन को सोचें तो ज्यादा आसान पड़ेगा सब कुछ निकालना। कैसे, देखो ये वाले पॉइंट के अबाउट कितने से घूम रहा है, वही ओमेगा से घूम रहा है जो दिया है, ये समझ लेना। अब ये वाला पॉइंट का नाम क्या दिया था हमने, सपोज आर, ये वाले पॉइंट का नाम दिया था क्यू, पी क्यू आर, ये वाला पॉइंट एस। आर का स्पीड कितना आएगा,
अब तो प्योर सर्कुलर कर रहा है ऐसे करके, तो आर जो सर्कल में है इसका आर कितना दूरी पे है, 2r। ये जो आर पॉइंट है ये 2r डिस्टेंस पे है, तो इसका स्पीड कितना आएगा, ओमेगा इंटू 2r। ये वाला कंसेप्ट है ना, ओमेगा इंटू ये रेडियस। तो ये जिस सर्कल में है ये तो प्योर रोटेशन कर रहा है, मतलब ये हर एक पॉइंट अपने अपने एक एक सर्कल में घूम रहा है इसके अबाउट। ये समझ में आ रहा है ना रे? कोई भी अगर एक ऐसे करके घूम रहा है तो इसका हर एक पॉइंट जो है वो अपने अपने किसी एक सर्कल में, मतलब यहाँ ये जो पार्ट है मेरा, ये वाला जो पार्ट है ये भी अपने एक सर्कल में घूम रहा है, सब अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, सबका अपना अपना रेडियस है। तो इसका जो रेडियस है वो 2r है, और ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड, सबका एंगुलर स्पीड ओमेगा ही होगा। तो इसका स्पीड कितना आएगा, ओमेगा इंटू 2r, और हमको पता है ओमेगा इंटू आर है v, तो इसका स्पीड कितना आ गया, 2v। सो इसका क्या फायदा हुआ कि हमको दो बार एडिशन नहीं, हमको ये सोचना नहीं पड़ा कि एक बार चला लो एक बार घुमा लो, ऐसे सोच के वेक्टर एडिशन नहीं करना पड़ा। हम डायरेक्ट समझ गए कि इस पॉइंट का जीरो वेलोसिटी है, इसको ट्रीट कर लो कि हिंज्ड है, तो यहां से फटाक से डिस्टेंस देखो 2r, तो इसका स्पीड ओमेगा इंटू 2r। उसी तरह से इसका स्पीड बताना है तो फटाक से क्या करेंगे, ऐसा करके लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ये दूरी कितना है r, और ये r रूट अंडर 2r, इसका स्पीड हो जाएगा और परपेंडिकुलर रहेगा इससे, तो ओमेगा इंटू आर है v, सो इसका स्पीड रूट 2v। आसान है बोलना, आराम से देख के बोल दिए, ये 90 डिग्री है, ये 45 45, ये 45 डिग्री पे आएगा। उसी तरह से इसका अगर स्पीड बोलना है तो कैसे बोलेंगे, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं आप समझ रहे हो ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है ये वाले पॉइंट के अबाउट, दिस इज द सेंटर फॉर ऑल द पॉइंट्स of, I mean all these points are doing circular motion, this is the center of all those circles made by all these different points। so इस पॉइंट का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस इज अगेन व्हाट, रूट 2r, अगेन इसका स्पीड आएगा रूट अंडर 2v उस तरफ। कोई भी अगर मेरे को पॉइंट दे देना और इसका मेरे को डिस्टेंस पता है x, तो उसका स्पीड आ जाएगा कितना, ओमेगा x। इज इजी फॉर अस, देयरफॉर वी सब्स्टिट्यूट दिस कॉन्सेप्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। But this is valid when we are talking of pure rolling, when we are not talking of pure rolling, slipping हो रहा है, तब ये वाला concept is not applicable। अब इसका हम कुछ छोटा छोटा एप्लीकेशन, अच्छा अब एक और चीज देखते हैं कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट को प्योर। अब देखो 90% केस में तो आप देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट मोमेंटरी रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है कौन सा पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, बॉटम वाला, टेंशन ही नहीं है। पर कहीं कहीं हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन इटसेल्फ, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, about which point the body appears to be in pure circular motion, naturally that point will be instantaneous। वो जो पॉइंट होगा जिसके अबाउट बॉडी इज अपियरिंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इंस्टेंटेनियस पॉइंट होगा, इसलिए उसका नाम है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो क्यों कांस्टेंट नहीं होता, क्यों इंस्टेंटेनियस होता है, एज आई विल प्रोसीड अहेड आपको खुद क्लियर हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन इटसेल्फ दैट इफ अ बॉडी इज translationally moving and rotationally moving, then what is that point about which, on which if we sit, it will appear as if the body is momentarily only rotating, that is called the instantaneous axis of rotation। and how to recognize that point, this is now we are going to learn in next 10 minutes, how to identify instantaneous axis of rotation, we'll cover this। and आप खुद से भी बोल सकते हैं, मैं आपको बस केस बनाता हूं अलग अलग, एंड आप ही लोग समझ जाएंगे कि वो कैसा, वो कौन सा पॉइंट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल हिंट बिफोर वी अराइव एट केस 1, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल हिंट। ध्यान से अगर आप सोचो, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे था, जस्ट नाउ द क्वेश्चन विच वी वर सॉल्विंग, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे था, ये वाले पॉइंट का जो स्पीड आया था वो ऐसे आया था, रूट 2v, ये इसका स्पीड है, राइट। तो वो पॉइंट जिसके अबाउट ये प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो वाला पॉइंट जिसके अबाउट ये प्योर सर्कुलर कर रहा है, इसका स्पीड तो ऐसे करके आएगा। इसका मतलब वो पॉइंट किस पे लाई करेगा, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा उस पे लाई करना चाहिए, तभी तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख पाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट था इसका स्पीड आया था 2v, पर ये जो सर्कल कर रहा है तो सर्कल का ये जो स्पीड है तो टेंजेंशियल होगा ना। ये जो 2v आया ये कैसे लिख पाए, v इक्वल टू ओमेगा आर का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो ये उस सर्कल पे लाई कर रहा होगा एंड टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा तो
हम जो कॉन्सेप्ट यूज के v इक्वल टू ओमेगा आर, सेंटर से आर लिए होंगे ना, वो कैसे बनाएंगे, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आर लिए होंगे। देयरफॉर वो जो पॉइंट है जिसके अबाउट ये प्योर सर्कुलर कर रहा है, वो इसके परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये समझ में आ रहा है? कोई भी पॉइंट है, उसका अगर स्पीड दिया है, तो ये जो सर्कल में मूव कर रहा होगा, वो जिस भी सर्कल में मूव कर रहा होगा, उसका सेंटर कहाँ होगा, इस लाइन पे ही तो लाई करेगा, उसके परपेंडिकुलर पे। उसी तरह से ये चल रहा है 2v से, दिस पॉइंट इज मूविंग विथ 2v, ये भी अपना किसी एक सर्कल, ये भी अपना कोई एक सर्कुलर में है, इसका 2r है सर्कल, ऐसे करके 2r रेडियस का इसका सर्कल है, तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये सर्कल का यहीं पे लाई करेगा। कैसे? हमको ये नहीं दिया होता सपोज, तो हम क्या करते, ये जो स्पीड दिया है ऐसे करके 2v, इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते, इस परपेंडिकुलर पे ही कहीं ना कहीं लाई करता। दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज। ठीक है? सो इसीलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस, वो जो पॉइंट है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट जो है जिसके ऊपर प्योर रोटेशन कर रहा है, आपको समझना है, इट विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द स्पीड्स। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज। सो फर्स्ट केस में आपको देता हूं, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉडी, कोई भी बॉडी है, एंड इस पॉइंट का, ये पॉइंट है ए, इसका स्पीड है सपोज ऐसे करके v1, here is another point b, एंड इसका स्पीड है इस तरफ v2, ये है v1 और ये है v2। मेरे को इस बॉडी का दो पॉइंट का स्पीड दे दिया है, बोला है लोकेट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी लगेगा कि प्योर रोटेशन कर रहा है मोमेंटरीली, किस पॉइंट के अबाउट लगेगा कि ये बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन मोमेंटरीली। हाउ टू आइडेंटिफाई, आप खुद सोचो और फिर देखना। देख, वो जो पॉइंट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस, वो तो इसके परपेंडिकुलर लाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर लाई करेगा। ओके, कहां पे लाई करेगा हम कह नहीं सकते। ये जो पॉइंट है, इसका जो स्पीड दिया है, इसके भी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जहां पर भी इंटरसेक्ट किया, क्या यही IAOR होना चाहिए? हाँ, यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज। अगर आपको दो पॉइंट का स्पीड दिया है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वहां से, जहां भी मीट करेगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस बॉडी इंस्टेंटेनियसली। उस इंस्टेंट पे ये है सच, इट विल अपीयर, अगर आप यहाँ बैठ जाओ इस मोमेंट पे, इट विल अपीयर एज इफ द बॉडी इज डूइंग प्योर रोटेशन। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर मेरे को ये पॉइंट मिल गया, किसी दूसरे पॉइंट का दूरी x बता सकता हूं मैं, तो फटाक से उसका स्पीड बता दूंगा। कैसे बताऊंगा देखते हैं अभी। खैर, तो हमको ये v1 पता चल गया, v2 पता चल गया, और ये सपोज अगर मैं लिखता हूँ r1 और r2, ये जो डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस मैं लिखता हूँ r2, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का ओमेगा कितना आएगा रे? अगर हम ये पॉइंट को ध्यान दें तो ओमेगा कितना आएगा, v1 बाई r1, परपेंडिकुलर है ना, v1 बाई r1। ठीक है, ओमेगा फॉर a आएगा। अच्छा, b के लिए देखें तो कितना आएगा, b के लिए v2 बाई r2, है ना। ऐसा अपीयर करेगा बॉडी का, मतलब इसका इसका ओमेगा कितना है, ये तो सर्कल में चल रहा है ना, ओमेगा कितना है इसका, v2 बाई r2। पर हमको ये सिखाया गया है कि जब भी रिजिड बॉडी होता है, तो अगर हम एक पॉइंट पे बैठ जाएं और हर एक पॉइंट को देखें, तो सबका ओमेगा तो सेम ही लगना चाहिए, सेम ही लगता है। देयरफॉर v1 बाई r1 शुड बी इक्वल टू v2 बाई r2। सिंपल सा प्लेन, ठीक है, सिंपल सा प्लेन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको खुद दिख जाएगा, पर कंसेप्चुअली एकदम क्लैरिटी रखो कैसे करके निकालते हैं। निकालना सीखें, क्वेश्चन कराऊंगा तो खुद समझ में जाएगा, थ्योरी बता रहा हूं अभी सिर्फ। ये केस 1, केस 2, सपोज मैं कहता हूं ऐसा करके एक स्पीड दे दी है v1, इसके परपेंडिकुलर पर ही लाई करना चाहिए IAOR, ये तो समझ में आता है। मान लो दूसरा पॉइंट मेरे को यहीं पे दे दिया ऐसे करके v2, अब यहीं पे दूसरा पॉइंट दे दिया v2, अब क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नीड नॉट बी विद इन द बॉडी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी पर ही रहे, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। मतलब बॉडी के बाहर भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे हम अगर चढ़ के बैठ गए, तो हमको दिखे कि वो बॉडी उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ एक बना के, इसका सपोज वेलोसिटी इधर आया ना v1, ठीक है, हाँ सिंपल सा, सपोज यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया मैं ऐसे करके v2, थोड़ा और टिल्टेड ऐसे करके ले लिया सपोज v2, तो इसके लिए कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा।
समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट फिर लगेगा कि बॉडी रोटेशन में है, ऐसा लगेगा कि बॉडी रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटरीली। सो IAOR बाहर भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा विद इन द बॉडी रहे, बाहर में भी रह सकता है। ठीक है, नाउ विल मूव अहेड। अगर आप 2 पॉइंट ऐसे करके दे दिया कि अगर आप उस पर परपेंडिकुलर खींच रहे हो तो एक ही लाइन बन जा रहा है, अब कैसे लाई करेगा? अब कहाँ पे वो पॉइंट होगा? देखो फिजिकली समझो, वरना आप ये रटने का जरूरत नहीं है। फिजिकली समझो कि वो कौन सा पॉइंट लॉजिकली दिख रहा है मेरे को इस फिगर में, जिसके अबाउट ऐसा लगेगा कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सिचुएशन में मैं आपको दे देता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। सपोज मैं दिया आपको सिचुएशन में कि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो किधर लाई करेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। हम खुद लॉजिकली समझ पा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई तो इसी लाइन पे करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लाई तो इसी लाइन पे करेगा। क्या इस रीजन में लाई कर सकता है? देखो अगर इस रीजन में लाई करेगा, सपोज ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी प्योर सर्कुलर कर रहा है, इसका मतलब ये अगर V1 है तो ओमेगा ऐसे रहना चाहिए, तभी तो इसका V1 आएगा ऐसे करके। पर इसका ओमेगा अगर ऐसा रहेगा तो इस पॉइंट का V2 इधर नहीं इधर होना चाहिए था। इस पॉइंट के अबाउट अगर प्योर रोटेशन है ना, तो इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड हैव बीन बिहाइंड, देयरफॉर ये सेंटर पे लाई ही नहीं कर सकता कभी। ये तो कोई भी जनरल पॉइंट लेके दिखा रहा हूँ, बॉडी ऐसे करके रोटेट करेगा ना, अगर आप बीच में ले लोगे तो ऊपर वाले का तो ठीक है, पर नीचे वाले का साइन गड़बड़ा जाएगा, देयरफॉर यहाँ तो नहीं हो सकता। अब या तो यहाँ हो सकता है, पॉसिबल है, इसके अबाउट अगर ओमेगा रखें तो ऐसे और ऐसे सेम सेंस में है तो चलेगा, या फिर नीचे हो सकता है, या तो ऊपर हो सकता है। कहाँ पे होगा, कैसे जज करेंगे? वो ये देख के जज करेंगे। देख, अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट के अबाउट कुछ ओमेगा आएगा, तो ये जो V1 है वो तो बड़ा है और ये सही है। क्यों? क्योंकि V1 के लिए जो R1 है, जो R2 है, R1 बड़ा है, ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, पर V1 क्या होगा इस केस में? ओमेगा R1, V2 होगा ओमेगा R2। देख R1 बड़ा है, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि वो बड़ा स्पीड हो जाएगा ना, इसका दूर ज्यादा दूर है ये, इसका स्पीड देयरफॉर ज्यादा है, इसका थोड़ा कम आएगा। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर। यहाँ वाला गलत होगा, क्योंकि ये यहाँ पे बनाएंगे तो V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। कंडीशन में अगर V2 ग्रेटर देन V1 दे दे, देन ऊपर में लाई करता वो। क्लियर? पर यहाँ फिलहाल वैसा कंडीशन नहीं है ये, तो आपको दिमाग लगाना और खुद समझना है कि वो पॉइंट बेसिकली कहाँ पे लाई करेगा। दैट यू हैव टू यूज योर ओन जजमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लो फिर से वही बात, अब सपोज V1 यहां दिया हुआ है, आपने जैसे सिखाया गया बिल्कुल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पर प्रॉब्लम है दूसरा पॉइंट ऐसे करके दिया है V2। अगेन एक ही बन रहा है पर अब ऑपोजिट सेंस में दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी के परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा, कोई डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इज व्हेन यू हैव ड्रॉन दिस, यू आर सीइंग कि दूसरे पॉइंट का भी जब बना रहे तो एक ही लाइन बन जा रहा है, दो लाइन नहीं बन रहा। दो लाइन बन रहा तो कॉइंसाइड कर जाता, दिक्कत नहीं, भाई भी कॉइंसाइड नहीं कर रहा, क्या करेंगे? तो अब फिर से वही चेक करना पड़ेगा, ऊपर लाई करेगा क्या? ऊपर लाई करता और सपोज इस सेंस में होता, अगर V1 देखे तो ऐसे करके ओमेगा आना चाहिए था, पर ऐसे ओमेगा आना चाहिए था तो V2 का गड़बड़ा जाता, V2 का स्पीड उधर होना चाहिए था। लॉजिकली देख सकते हैं हम, सेंटर पे ही कहीं पे लाई करेगा, सेंटर पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, क्योंकि सेंटर पे अगर इसके बीच में कहीं लाई करेगा, क्योंकि बीच में कहीं है तो हम देख पा रहे हैं कि परफेक्टली ओमेगा आ रहा है, सेंस वाइज सही आ रहा है, सेंस वाइज सही आ रहा है, रोटेशन वाइज सही आ रहा है कि इस पॉइंट पे बैठेंगे तो ओमेगा ऑफ द बॉडी ऐसा करके हमको लगेगा कि बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो इस पॉइंट का स्पीड उधर रहेगा, इस पॉइंट का स्पीड पीछे आएगा। दैट इज लॉजिकली करेक्ट। अब किसके ज्यादा पास में रहेगा, आप ही बताओ, पॉइंट ए या बी, किसके ज्यादा पास में रहना चाहिए? जो वेलोसिटी छोटा है उसके ज्यादा पास में रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज R2, दिस इज R1, तो ओमेगा जो आएगा वो क्या आएगा? V1/R1, बट दिस शुड बी इक्वल टू V2/R2। ओमेगा तो सेम आएगा ना दोनों के लिए, दोनों पॉइंट के लिए, तो V1/R1 शुड बी इक्वल टू V2/R2। अब हम देख पा रहे हैं R1 बड़ा है तो मतलब V1 बड़ा होना चाहिए, तो जो भी वेलोसिटी ज्यादा दिया है उससे नेचुरली IAOR ज्यादा दूर लाई करेगा। ठीक है, इसका स्पीड ज्यादा है, ज्यादा दूर लाई करेगा, सिंपल सा, यही वाला लॉजिक यहाँ लगा रहा है। तो इसीलिए आप ये समझो कि आपको रटना नहीं है कुछ, आपको समझना है कि वो जब मेरे को पॉइंट चाहिए जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है, उसको अगर 2 पॉइंट का मेरे को स्पीड दे दिया तो निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगर एक ही लाइन बन जा रहा है तो दिमाग लगा के निकालेंगे कि कहाँ लाई कर सकता है अपना IAOR। ठीक है, तो ये सारा केसेस है। एक और केस है जहां पे हमको पता करना पड़ता है, वहां तो वो वाले केस में क्या होता है, सपोज हमको बॉडी का कोई भी एक पॉइंट का स्पीड दे दिया और हमको ओमेगा दे दिया उस बॉडी का। फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉडी है, ये वाला पॉइंट का हमको स्पीड दे दिया v, और सपोज बोल दिया कि ये जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है ऐसे करके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे करके ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो किधर लाई करेगा? IAOR, सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है
ऐसे करके घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो आई ओ आर किधर लाई करेगा? पहला चीज है मेरे को वी दे दिया और मेरे को ओमेगा दे चुका है इन द क्वेश्चन। सो अगेन आई ड्रॉ वन लाइन, क्योंकि इसके तो परपेंडिकुलर ही कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? सो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दें, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखें तो इसका ओमेगा कैसे है? ऐसे करके घूम रहा है ना बॉडी, मतलब इस पॉइंट का जो ओमेगा है वो क्लॉकवाइज है। इस पॉइंट का ओमेगा कैसा है? क्लॉकवाइज है, राइट? क्लियर? तो आई ए ओ आर अगर यहां पे है तो इस पॉइंट का स्पीड भी इधर आया। आई ओ आर के अबाउट ओमेगा हम अगर ऐसे लेंगे, ओ देख, ये ध्यान रखना, आई ए ओ आर के अबाउट जो ओमेगा है वो वही होगा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर बॉडी चल रहा है वी से और घूम रहा है ओमेगा से, तो आप यहां माने आई ए ओ आर, तो आई ए ओ आर के पूरा, आई ए ओ आर के अबाउट जो पूरे बॉडी का ओमेगा मानेंगे ना, वो यही वाला ओमेगा रहेगा, वो चेंज नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। ये कहना चाह रहा हूं। और ओमेगा अगर ऐसे करके है तो आई ओ आर के अबाउट भी सारा बॉडी का जो ओमेगा होगा, जो रोटेटिंग सेंस होगा, वो ऐसे रहेगा, क्लॉकवाइज ही रहेगा सबका। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे घूम रहा है? बेसिकली क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्योंकि क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ही ऐसे करके ओमेगा है, क्लॉकवाइज सेंस में है। तो आई ओ आर के अबाउट भी इसका क्लॉकवाइज सेंस में ही ओमेगा आना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं आई ओ आर विल लाई नीचे। ऊपर अगर लाई करेगा आई ओ आर तो देख स्पीड ऐसे करके है, तो आई ओ आर के अबाउट ओमेगा कैसा आ रहा है इसका? एंटी क्लॉकवाइज। आई ओ आर के अबाउट इसका जो ओमेगा आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, जो नहीं आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस पॉइंट का जो भी ओमेगा आएगा ना, वही आई ओ आर के अबाउट भी उसका सेम सेंस रहना चाहिए। देयरफॉर वी हैव टू प्रेडिक्ट कि नीचे लाई करेगा कि ऊपर लाई करेगा। तो ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे। कितना दूर लाई करेगा? देख, इस पॉइंट का वी दे दिया मेरे को, मान लो ये डिस्टेंस आर, और मेरे को पता है इस पॉइंट के बाद इसका ओमेगा कितना है, तो वी कैसे निकाल लेंगे? ओमेगा मतलब आर कैसे निकालेंगे? वी बाई ओमेगा। इतना दूरी पे लाई करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ वी बाई ओमेगा पे लाई करेगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर प्योर रोटेशन में है ना ये। तो वी दे दिया उसका, ओमेगा दे दिया, आर निकालना निकाल देंगे। This is how we have to find the IAOR. Now this was in itself quite a lengthy topic, but to honestly speak उतना आपको लगता नहीं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, it's not a very great thing that we have learned how to identify IAOR. Absolutely no. When you go to solve questions, you'll realize कि 90% क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख जाएगा IAOR कहाँ पे है, एंड द रिमेनिंग 10% क्वेश्चन यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई IAOR, क्योंकि आपको 2 पॉइंट का स्पीड क्लियरली दिखेगा। कोई भी बॉडी गिर रहा है तो 2 पॉइंट का स्पीड तो आपको दिख ही जाएगा, और वो परपेंडिकुलर एक ही लाइन नहीं बनेगा, इन जनरल वो 2 ही पॉइंट बनेंगे, मतलब सॉरी 2 सेपरेट लाइंस बनेगा, उनका जहां भी इंटरसेक्शन होगा वहां पे IAOR लाई करेगा। सो 100% क्वेश्चन वैसे सॉल्व होंगे। बट हाँ, वी हैव टू नो कि कैसे वो पॉइंट निकालना है IAOR जिसके अबाउट बॉडी इज अपियरिंग टू बी इन प्योर रोटेशन, एंड द फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ये चीज का कि वो बहुत स्पेशल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में बॉडी सिर्फ घूम नहीं रहा है, रियलिटी में बॉडी चल भी रहा है और घूम भी रहा है। But if we have to, but if we have identified IAOR, then it will appear that about that point it is purely rotating. Therefore, that point is a very special point. क्योंकि उसको पता कर लेने से many of our calculations become very much easy. अब मैं आपको दिखाता हूँ applications of IAOR. Why we are studying this thing? Applications. चलो देखो, अब मैं थोड़ा सा लेक्चर फास्ट करूंगा क्योंकि अब प्योर न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी इतना था और आप देख के समझ भी पाएंगे। Say for example, I have a sphere which is rolling. Say for example, here is a sphere which is rolling. Sphere has a mass m and radius r. Sphere जा रहा है v speed से and omega both are constant. Okay, fine. Let us leave v omega r, ये नहीं लेते हैं. This is a sphere, mass is m and radius r, and I'm applying a force F on the center of the sphere. And मैं कह रहा हूँ कि pure rolling हो रहा है. The body is rolling. सिर्फ rolling का मतलब pure rolling. Body is rolling. Find alpha. Find alpha. ठीक है? कहां कहां पे यूज करते हैं IAOR को? मैं यहां पे लिख रहा हूं, फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अल्फा, ए नेट, एफ नेट, ये सारे केसेस में ए नेट एंड एफ नेट ऑफ अ पॉइंट। अगर आपको बोला किसी एक पॉइंट बताओ कितना फोर्स लग रहा है, कैसे मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको। ये सारे केसेस में हम IAOR का यूज कर सकते हैं। देखते रहो कैसे करके, धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ जो सेंटर से पास हो रहा है, आपको क्या बोला गया है? फाइंड अल्फा। कैसे हम सॉल्व करते थे? अगर फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये तो सिर्फ इसको घसीटना चाहेगा क्योंकि ये F तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क।
बिकॉज इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, दिस विल नॉट रोटेट जस्ट बाय दिस फोर्स। अगर यहाँ फ्रिक्शनलेस होता तो ये मस्त ऐसे करके चल लेता, पर फ्रिक्शन है, जैसे ये फोर्स लगा आगे जाना चाहेगा तो ये पॉइंट आगे जाना चाहेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल मेक द बॉडी रोल एज वेल। व्हाट ऑल इक्वेशंस आई हैव टू राइट? से फॉर एग्जांपल इसका आगे की तरफ ये है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो ऐसे करके अल्फा भी है। So equation I will write is F minus F equals to mass into acceleration. Torque about center of mass क्या लिखेंगे? Torque equals to I अल्फा, प्योर रोलिंग हो रहा है तो अल्फा को मैं A by R लिख दे रहा हूं, ये कट गया, F का वैल्यू आ गया 2ma/5, तो F क्या आएगा, मतलब कैपिटल F क्या आएगा 2ma/5, दैट इज 7ma/5, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है 5f/7m, तो अल्फा क्या आएगा 5f/7mr। सिंपल एंड इजी, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। अब मैं कहता हूं कि ये तो बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, राइट? बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग, इसका मतलब ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं टॉर्क अबाउट इस, ये पॉइंट लिख के देखो, मैं क्या करता हूं टॉर्क अबाउट ये पॉइंट निकालता हूं, टॉर्क अबाउट ये वाले पॉइंट निकाल रहा हूं, तो टॉर्क अबाउट जब ये पॉइंट निकालूंगा, टॉर्क अबाउट पी, तो वो क्या आ रहा है, इसका सिर्फ एक टॉर्क आएगा F इंटू आर, राइट, एंड दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई कौन से वाले पॉइंट के अबाउट, आई ये वाले पॉइंट के अबाउट, क्योंकि टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट लिखा हूं तो आई इसी पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट कितना आएगा, सॉरी आई ये लिखा टॉर्क, टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो टॉर्क लिखा मैंने एफ आर, दिस शुड बी इक्वल टू आई, आई अबाउट दिस पॉइंट कितना होगा 2/5mr² प्लस mr² 7mr²/5 इंटू अल्फा। ध्यान से देखो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 5f/7mr, वही आया था क्या 5f/7mr। जब भी आपको इंस्टेंटेनियसली अल्फा पूछता है ऑफ द बॉडी, तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के अबाउट तो प्योर रोटेशन कर रहा है ना रे, इस पॉइंट का बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है ना, इसीलिए आप इस पॉइंट को पकड़ के टॉर्क लिख सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। अब ध्यान समझो, ये पॉइंट के अबाउट जो आपने अल्फा लिखा, इसका मतलब व्हाट द, मैं आपको थोड़ा फिजिकल समझाता हूं, देखो ये वाले पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आया अल्फा, या इसका ये मतलब है, मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा तो ये अल्फा आ गया मोमेंटरीली, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछा भी वही था, फाइंड अल्फा एट दिस इंस्टेंट, फाइंड अल्फा एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, जैसे करके हमने अल्फा निकाला। एक्सेलरेशन निकालना रहता तो, एक्सेलरेशन निकालना रहता तो ये वाले पॉइंट का ए इक्वल टू आर अल्फा कर देते, जो हमने सर्कल में पढ़ा है, आर अल्फा कर दो तो वही आएगा 5f/7m। किसी पॉइंट का भी अगर आपको पूछता है ए बताओ, किसी भी पॉइंट का पूछ लेता है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट मान लो क्यू पूछ लेता, तो वही करते हम, जो भी अल्फा आया है इनटू यहां से उसका डिस्टेंस लिख देते। क्लियर? तो इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि हमको अल्फा पता चल गया, अगर अल्फा पता चल जाए हमको तो क्या हमको ए नेट पता चल जाएगा, मेरे को नेट एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो जो भी आएगा, सपोज ये पॉइंट का हम अगर बात करें, ये पॉइंट का ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये ए नेट आएगा फॉर दिस पॉइंट, ये ध्यान रखना, वो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट, तो बहुत फायदे का बात है। ए नेट इक्वल टू कोई भी एक्स पता हो तो एक्स अल्फा, ये नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका फिर क्या फायदा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो निकालना बहुत मुश्किल है। सपोज फॉर एग्जांपल एक डिस्क रोल कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल दिस डिस्क इज रोलिंग, मैं बोला फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट एट दिस इंस्टेंट, ये है मान लो Q, F नेट ऑन Q कितना होगा, नेट फोर्स ऑन Q, यहाँ पे एक छोटा सा मास है सपोज dm, लेट देयर बी अ पॉइंट ऑफ मास dm एट द एज हेयर, व्हाट इज द F नेट ऑन Q, तो क्या करते हैं मास इंटू ए नेट, ये है F नेट ऑन Q, Q का मास इंटू उसका नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे ना, फटाक से यहाँ इंस्टेंटेनियस पे बैठ जाएंगे यहाँ पे, और ये वाले पॉइंट के जब एक्सेलरेशन देखेंगे तो कितना आएगा, ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, अल्फा कितना निकाले हम 7mr इंटू ये वाला दूरी कितना है √2 इंटू आर, फटाक से कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया dm इंटू 5f√2/7m, दिस इज आंसर, ये इस पे फोर्स लग रहा है। सो जब भी आपको ए नेट निकालना रहे, अब हमेशा ए नेट निकालने के लिए IOR का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वो मैंने जनरल बता दिया। अगर आपको किसी पॉइंट पे बोलता है इस पॉइंट पे फोर्स बताओ कितना लग रहा है पॉइंट पे, तो अब हमेशा क्या करना है, आप उस पॉइंट का
एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकालो कैसे भी करके, चाहे आपको IOR लगाना है या कोई भी कॉन्सेप्ट लेके। और जब भी आपको ये एफ नेट बोले तो आप क्या क्या करो, उसका मास, जो भी मास दिया है उस पर्टिकुलर पॉइंट का, इनटू ए नेट। IOR के मदद से निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब एक चीज समझना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि टॉर्क निकाले हम इस पॉइंट के अबाउट, जो अल्फा आएगा वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी अल्फा आएगा। ये सच है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है, ये ध्यान रखना। देखो, आपको अगर याद हो तो बहुत पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको कि अगर एफ नेट 0 होता है, टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट्स इज सेम, ये बोला था, याद है? अगर एफ नेट 0 होता है तो मैंने कहा था टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स इज सेम। खैर हटाओ, ये मैं बाद में बताता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले बोलो इतना क्लियर हुआ ढंग से? तो IOR काफी मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप टेंशन ना ले, वो पॉइंट बताऊंगा मैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट के अबाउट फटाक से टॉर्क निकाल लेंगे, अल्फा बता देंगे, वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी अल्फा आएगा। बहुत आसान चीज है, इसके अबाउट टॉर्क लिखना कितना आसान चीज था, फटाक से एक स्टेप में आंसर आ गया अपना। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के केस में भी एक्सेलरेशन एक ही स्टेप में आ जाएगा। चलो देखो फटाफट, मान लो ऐसे करके रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये बॉडी है जो रोल कर रहा है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लगता है, mg sin थीटा, ये होता है थीटा। फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, पीछे। मेरे को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, जब बॉडी रोल कर रहा है। ऑफ कोर्स अल्फा कांस्टेंट हो या इंस्टेंटेनियस हो कोई फर्क नहीं पड़ता ये वाले केसेस में। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वो बॉडी चाहे यहाँ पे आ जाए फिर भी तो सेम ही इक्वेशंस लिखेंगे, तो अल्फा का वैल्यू सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट निकल लगा के जो अल्फा आ रहा है वो इंस्टेंटेनियस ही है, नहीं। अल्फा यूनिफॉर्म हो सकता है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्टेंटेनियस के लिए ही है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ही देता है, पर ये जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कांस्टेंट ना हो, वो कांस्टेंट रह सकता है थ्रू आउट द मोशन। बट इन जनरल इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो वेरिएबल्स मिलता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, ये ध्यान रखना। हो सकता है वो कांस्टेंट आ जाए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इस केस में हम देखते हैं कि जो फोर्स लग रहा है दीज आर कांस्टेंट, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टॉर्क अल्फा कांस्टेंट है। सो हम इंस्टेंटेनियसली जो अल्फा निकालेंगे वो कांस्टेंट ही आएगा, वो हर इंस्टेंट पे वही आएगा। ठीक है, सो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये रेस्ट पे है, प्योर रोलिंग हो रहा है, क्वेश्चन में देख के रखा है प्योर रोलिंग हो रहा है। फटाक से ये वाला पॉइंट के बाद टॉर्क कितना लग रहा है, ये वाला पॉइंट के बाद जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है mg sin थीटा इंटू आर। सो टॉर्क इक्वल्स टू ये वाले पॉइंट के अबाउट आई, सपोज कोई भी जनरल बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज के एम आर स्क्वायर, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट आई कितना होगा, के एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, के एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये वाले पॉइंट के अबाउट आई निकालना बेटा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं उसी पॉइंट के अबाउट आई इंटू अल्फा। देख अल्फा कितना निकलेगा, मेरे को अल्फा नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो अल्फा को लिख दो ए बाई आर। अच्छा इसका टॉर्क लिखना है, टॉर्क हो जाएगा mg sin थीटा इंटू आर। देख ध्यान से, ये कट जाएगा हर जगह से, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, भी काट दो हर जगह से। एक्सेलरेशन का देखो डायरेक्ट वैल्यू आ गया k sin थीटा बाई g sin थीटा बाई k प्लस 1। यही सीखे भी थे हम लोग, इक्वेशन लिख के भी यही करते थे। यहाँ से अल्फा निकाल लो, जो निकालना है निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? फायदे का बात है, बिल्कुल फायदे का बात है। अगर आपको दिख रहा है कि किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, कोई भी बॉडी पे कहीं भी आप फोर्स लगा लो, और अगर आपको बोला फाइंड अल्फा, ये फाइंड अल्फा इंस्टेंटेनियसली, आप फटक से क्या कर लो, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है यहाँ बैठ जाओ, अल्फा पता पड़ जाएगा, वही इसके अबाउट अल्फा होगा, एक्सेलरेशन पता पड़ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको आराम से। फायदे का बात। तीसरा इलस्ट्रेशन एक और देखो, एडवांस शीट में एक क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। ये एक रिंग है, इट्स अ रिंग, ये एक रिंग है, इट्स अ रिंग ऑफ मास 3m। हाँ, और यहां पर दिस वन मास इज स्टिक्ड टू दिस रिंग, एक जो रिंग है उस पर एक मास चिपका दिए, स्टिक्ड टू दिस रिंग ऑफ मास m। मास m का एक ब्लॉक यहां पे चिपका दिए, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ दिस रिंग ओनली, रिजिडली अटैच्ड। ठीक है, आपको बोला एट द इंस्टेंट दिस इज रिलीज्ड, इसको अभी इस इंस्टेंट पे रिलीज किए, इसको इस इंस्टेंट पे रिलीज किए, तो आपको बोला है फाइंड द इंस्टेंटेनियस अल्फा या एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, या तो अल्फा पूछा है या तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है।
एक इंस्टेंटेनियस पूछा, अपना दिमाग चमका, आईओआर काम करेगा। खैर सपोज किसी बच्चे को नहीं आता आईओआर, तो वो क्या करेगा, आप खुद सोचो। ये जो मास है ये इसी का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है, तो ये बॉडी ही का एक पार्ट है, यहां पे एम एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, ये जो एम है उस पे फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ एम जी, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, मतलब बॉडी का ही एक पार्ट है। मतलब सपोज बॉडी में ही मैंने यहाँ 10 किलो पकड़ लिया, तो 10 किलो का अलग से ट्रीटमेंट कर सकता हूँ और मेरे खुद के बॉडी का अलग से ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। उसका 10 किलो का अलग से ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, मैं अपना अलग से ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, जो भी, तो वही बात है, यहाँ पे अलग से एम लगा दिया, तो इसका एम जी इधर और इसका मास 3m है, तो इसका 3mg नीचे, ठीक। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट में लिखूं, सपोज ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं क्या होगा, देखते हैं। देखो सबसे पहले यहां टॉर्क लगा, तो ये रिंग क्या होगा, ऐसे करके घूमना चाहेगा, अग्री करते हैं आप लोग। ये जो टॉर्क लगा mg का रे इस पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये घुमाना चाहेगा, जैसे घुमाना चाहेगा नीचे वाला पॉइंट किधर भागना चाहेगा, पीछे, फ्रिक्शन फटाक से किधर एक्ट कर जाएगा, आगे की तरफ, एफ एक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्योर रोलिंग हो रहा है, इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट दिस रिंग इज रोलिंग प्योरली। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक की स्टैटिक, फ्रिक्शन सफिशिएंट है, नेचुरली स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो उसका वैल्यू हम एफ का एफ ही रहने देंगे, म्यू इंटू जो भी उसका मास है इंटू जी नहीं करते। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हमेशा एफ को एफ ही रख देते, एफ को एफ ही रहने देते हैं। ओके, एफ आगे की तरफ लग रहा है, ओके। हम फटाक से टॉर्क का इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो। टॉर्क कितना लग रहा है, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, mg का टॉर्क 0, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूं मैं टॉर्क, तो mg और नॉर्मल इस रिंग का जो पास हो रहा है वो तो यहीं से पास हो जा रहा है, वो 0 हो जाएगा। बचा कौन सा टॉर्क, mg का और ये f का, तो mgr माइनस एफ आर, दिस इज द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क किस डायरेक्शन में है, ऐसे, I इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये जो रोलिंग करेगा तो आपको ये डायरेक्शंस डिफाइन करना इज जरूरी। डायरेक्शन ऐसे डिफाइन करना, आगे की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे लेना है, अल्फा ऐसे करके लेना है, और टॉर्क देख इस सेंस में लिखे हैं mgr, इसलिए mgr पॉजिटिव माने अल्फा का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए, ये सब साइंस का ध्यान रखना आप, ठीक। mgr माइनस एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, ओके। आई कितना, चलो निकाल लेते हैं फटाफट, mgr माइनस एफ आर इक्वल्स टू आई अबाउट दिस पॉइंट, तो कितना लिखेंगे हम, आई अबाउट दिस पॉइंट पूरे बॉडी का, रिंग के लिए 3mr², और ये अलग से उधर लटका हुआ है तो mr², उसका, दिस इज द टोटल आई इंटू अल्फा। तो पहला इक्वेशन आर उड़ा ले क्या, चलो आर काट लेते हैं अपना, mg माइनस एफ इक्वल्स टू 4mr अल्फा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब ध्यान से देखो, अल्फा है इसका ये वाला एंगुलर चीज, अच्छा, तो ये वाले पॉइंट का पीछे की तरफ कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, अल्फा आर, घूम रहा है ना, तो इसका पीछे की तरफ आएगा अल्फा आर। अब रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो मैं मानता हूं आगे जो ए है, ये जो ए है आगे की तरफ, तो इस पॉइंट को भी आगे की तरफ ए से ले जाएगा ट्रांसलेशनली, और रोटेशनली घुमाने से ये पॉइंट का एक्सेलरेशन हो रहा है पीछे की तरफ अल्फा आर, तो आगे की तरफ ट्रांसलेशनली जा रहा है ये पॉइंट ए से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मैंने अज्यूम किया ए से जा रहा है, और अल्फा से घूम रहा है तो इसका रोटेशनली पीछे है अल्फा, तो ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा, समझ में आ रहा है अपने को साफ साफ, ए शुड बी इक्वल टू आर इंटू अल्फा फॉर द बॉडी टू रोल। तो एक काम करते हैं, अल्फा को किससे रिप्लेस कर दो, ए बाई आर से, ये और ये कट गया, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, एफ इक्वल्स टू पूरा का पूरा मास कितना है 4m इंटू ए, दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, mg इक्वल्स टू 8ma, a इक्वल्स टू g बाई 8, ये आया, a इक्वल टू क्या निकालना था पता नहीं, अल्फा निकालना रहे तो आएगा g बाई 8r, एक्सेलरेशन है g बाई 8, सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, कुछ टफ नहीं है, बेसिक रोटेशन से सॉल्व किया मैंने, बेसिक रोटेशन। अब ऑफ कोर्स ये घूमेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा, एक टॉर्क का इक्वेशन लिखा, टॉर्क का इक्वेशन लिखा, वहां पे प्योर रोलिंग का कंडीशन यूज कर लिया, अल्फा ए बाई आर, सिंपल सा बात है, अल्फा ए बाई आर लगा लिया, और दूसरा ट्रांसलेशनल एफ इक्वल्स टू 4ma, एफ इक्वल्स टू बस तीन जो नॉर्मली सीखते हैं हम लोग वो कर लिए। दूसरा, अगर सपोज मैं इसको IAOR से सॉल्व करना चाहता, अगर मैं चाहता कि आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग IAOR, क्यों आइडिया लगेगा कि IAOR लगा सकते हैं, ये आइडिया इसलिए लगेगा क्योंकि इस पॉइंट का
मेरे को बेसिकली क्या पूछा है, अल्फा इंस्टेंटेनियसली। मैंने आपको कहा कि आप हमेशा क्या करो, अगर आपको दिख रहा है इंस्टेंटेनियसली अल्फा पूछ रहा है, ए पूछ रहा है और प्योर रोलिंग अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल आई ओवर लगा सकते हैं। ध्यान से देख, ये बॉडी अपना यहाँ पे लटका है क्या, एक एम, आई ओवर कंसेप्ट यूज करना है। ओके, ये पॉइंट के अबाउट क्या प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिख देता हूं। ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखने का क्या फायदा, कि अल्फा निकल जाएगा, यही फायदा है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, ये वाले पॉइंट के अबाउट, देखिए रिंग है 3m मास का। तो अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं ना, टॉर्क देखते हैं, टॉर्क कितना आ रहा है ये वाले पॉइंट के अबाउट। देख फ्रिक्शन लग रहा है किधर, आगे फ्रिक्शन लगेगा आगे। आप एफबीडी ढंग से ड्रॉ कर लेना, यहां लग रहा है mg, यहां लग रहा है 3mg और नॉर्मल ऊपर। तो ये पॉइंट के अबाउट एक ही टॉर्क बच रहा है, वो है mg का। कितना लग रहा है वो, mg इंटू आर। आई कितना आएगा ये वाले पॉइंट के अबाउट, रिंग के लिए लिख रहा हूं 3mr² प्लस उसका मास इंटू आर स्क्वायर, ये md²। आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², ये हो गया रिंग के लिए। और इसके लिए कितना लिखेंगे, मास इंटू √2r का होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल आई अबाउट दिस पॉइंट इंटू अल्फा। अल्फा चाहिए था शायद, ठीक। ध्यान से क्या यार, mg इक्वल्स टू 8mr अल्फा, mm कट गया, अल्फा आ रहा है g/8r, g/8r, ठीक। तो एक स्टेप में आया कि इक्वेशंस लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। ये फायदा है इसका, आपको किसी भी पॉइंट का अगर पूछता तो आप आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि ये वाले पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क जब लिख ही लिए और अल्फा आ ही गया, तो अब तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन बता सकते हो। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, ऐसे करके रख दिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द ए नेट ऑफ दिस पॉइंट। कुछ कुछ डेटा अगर आपको दिया हुआ रहता, आपको परेशान नहीं होना है क्या डेटा है क्या नहीं है। आपको अगर बस पूछता है ये पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको दिमाग में आना चाहिए था कि मेरे को पहले अल्फा पता होना चाहिए, तभी तो मैं इसका ए बता पाऊंगा, पहला चीज। फिर आप फटाक से अगर इस पॉइंट के अबाउट अल्फा निकाल लोगे तो आप तो किसी पॉइंट का भी एक्सेलरेशन बता सकते हो। अगर ये डिस्टेंस x दिया है तो ए नेट कितना आ जाएगा, ए इंटू मतलब x इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा टाइप से इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से दिस बेसिकली हेल्प्स। नाउ लेट अस गो टू एन अनदर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर कॉल्ड रॉड प्रॉब्लम्स। वहां भी इस चीज का बहुत यूज होता है, वहां इस चीज का एक्चुअली काफी ज्यादा यूज होता है, और ये सारे क्वेश्चंस में भी वहां पे काफी, मतलब ये सारे क्वेश्चंस में भी ये वाले कंसेप्ट का यूज होता है। ध्यान से देखो, रॉड प्रॉब्लम्स, रॉड गिरता है जब, देन वी यूज दिस। से फॉर एग्जांपल आई टेल यू, हियर इज अ रॉड, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, एंड मैं क्या किया, इसको एक जर्क दिया, जेंटल पुश दिया ऊपर से, एक जेंटल पुश दिया। सो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ये ऐसा करके गिरेगा, कुछ देर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा इसका सिनारियो, कुछ देर के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, है ना, ये फिसलेगा ऐसा करके। सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है, सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है, मैं आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, मैं बस सारा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ए टू जेड जितना कंसेप्ट है सब कंसेप्ट बता दूंगा। अब बाकी न्यूमेरिकल आप लोग खुद से सॉल्व करते रहना। रॉड का मास है m और लेंथ है l, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड, find normal reaction on the rod when it makes theta with horizontal। हाँ हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, when it makes theta with horizontal, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है ये रॉड, उस समय आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द अल्फा ऑफ द रॉड, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रॉड। ओके, जब ये थीटा एंगल बना रहा है, अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो कुछ कुछ हम जो पिछला कॉन्सेप्ट को याद करके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो बता पाएंगे वो उस पर फोकस करते हैं। पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे गिरेगा, उसका फॉल कैसे होगा नीचे की तरफ। सेंटर ऑफ मास पे तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स एक्ट नहीं किया, सेंटर ऑफ मास पे हॉरिजॉन्टल जब कोई फोर्स एक्ट नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली गिरेगा नीचे। क्या आप लोग एग्री करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगा रहे, सेंटर ऑफ मास विल नेचुरली वर्टिकली फॉल डाउन, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ये वाले सोए हुए रॉड का क्या है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली गिरेगा नीचे, पहला चीज। अब हम कुछ कुछ इक्वेशंस तो पढ़े ही हैं, ये नॉर्मल पकड़ लो आप, थोड़ा लंबा बनाओ,
थोड़ा छोटा, चलो ये नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो पहला इक्वेशन जाहिर सा बात है नीचे ही गिरेगा वो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो नीचे की तरफ है, तो mg बड़ा होगा नॉर्मल से, इस आंसर देख के हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से कम होना चाहिए, तभी नीचे गिर रहा है रॉड, पहला चीज। अब हम अल्फा कैसे बताएंगे, आप खुद सोचो, अल्फा बताने का कोई तरीका है, अल्फा बताने का कोई तरीका है? सो द आंसर इज, इस केस में अल्फा बताने का एक ही तरीका है, वो है इंस्टेंट, बाय यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी कैन सी। ठीक है, मैं आपको इसमें एक मिसकंसेप्शन भी बताऊंगा आगे चल के, पहले मैं कंसेप्चुअल वाला बात बोल देता हूँ, वरना मिसकंसेप्शन पहले ही दे दूंगा तो उड़ जाएगा फ्यूज। आई ओ आर सिंपल सा देख, अब एक बात बताओ, ये वाले पॉइंट का स्पीड किधर की तरफ है, पीछे की तरफ है, गिर रहा है, तो ये वाले पॉइंट का स्पीड किधर है, नीचे की तरफ है। क्या आई ओ आर वाला पॉइंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देख इस पॉइंट, इसका जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड है नीचे की तरफ है, इसका स्पीड इधर की तरफ है, तो इसके परपेंडिकुलर आई ओ आर कहीं ना कहीं लाई करेगा, और इसके स्पीड के परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं आई ओ आर लाई करेगा। तो फॉर दिस मोमेंट व्हेन दिस एंगल इज थीटा, व्हाट इज आई ए ओ आर, कहाँ पे, यहाँ पे, फॉर दिस इंस्टेंट थीटा और अगर झुक जाएगा तो मे बी आई ओ आर थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आएगा ही क्योंकि ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो अभी इस मोमेंट पे आई ओ आर ये है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज दैट पॉइंट जिसके अबाउट मेरे को ऐसा लगेगा कि रॉड इज परफेक्टली रोटेटिंग ओनली, इट इज नॉट मूविंग। ओके, क्या ये दूरी बता सकता हूं मैं अगर थीटा है तो? बता सकते हैं। अगर इसका बात करें, दिस इज एल बाई टू कॉस थीटा, ये तो एल बाई टू है अपना, एंड दिस वन इज एल बाई टू साइन थीटा। ठीक, सब कुछ पता पड़ गया। अब एक अच्छा बात क्या है कि अगर मैं इसके अबाउट, हमने जस्ट अभी आपको पिछला प्रॉब्लम्स में कराया था, अगर आप आई ए ओ आर के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई इन टू अल्फा लिखते हो, तो ये अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट का ही होता है, ये ध्यान रखना। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अगर मार लोगे और अल्फा निकाल के खुश हो जाओगे, तो ये गलत है। ध्यान सुनो मैं जो कह रहा हूं, वरना आप गड़बड़ करेंगे। अगर आपको अल्फा सिर्फ पूछता है फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड, क्वेश्चन ने बोला ना फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड, किसके अबाउट? अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? एंड देयर इज ओनली वन वे, you have to apply this thing, torque about IAOR should be equal to I alpha। अगर आप निकालोगे टॉर्क अबाउट एनी अदर पॉइंट, टॉर्क अबाउट एनी अदर पॉइंट एंड फाइंड अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो किसी पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हैं, अल्फा निकल गया तो वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ IAOR के अबाउट ही टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा निकालना है, या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट डायरेक्टली अगर निकाल पाए एज्यूम करके तो कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने, ए माना था, अल्फा माना था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। या फिर परफेक्टली आईओआर के अबाउट ही टॉर्क मार के निकालो, जो भी सॉल्यूशन निकालना है, तो अल्फा ऑटोमेटिकली सीओएम के अबाउट ही आएगा, बाकी किसी पॉइंट के अबाउट नहीं आएगा, वो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी ठीक है, टॉर्क अबाउट आईओआर डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। टॉर्क अबाउट आईएओआर, सारा फोर्सेस को ध्यान दो, नॉर्मल तो यहीं से पास कर रहा है, एक ही फोर्स बचा एमजी, एमजी का टॉर्क कितना आएगा? mg इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? l बाई टू कॉस थीटा, l बाई टू कॉस थीटा, दिस इज द टॉर्क, दिस शुड बी इक्वल टू आई, आई अबाउट आई ओ आर कितना आएगा? इसके अबाउट कितना है? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना है? एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फोर, है ना, उसका होल स्क्वायर, तो हो गया आई, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ये कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, so दिस इज द आंसर। वहां से आपका, आप अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अल्फा निकाल सकते हैं बिल्कुल, जो भी आपका आंसर आएगा वहां से वी कैन फाइंड अल्फा। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई वांट टू स्ट्रेस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, वी कैन फाइंड अल्फा फ्रॉम देयर वेरी इजीली। अब ध्यान दो, ये वाले पॉइंट के अबाउट वो प्योर अल्फा आ रहा है, प्योर रोटेशन आ रहा है, मैं निकाल देता हूं, मेरे को चैन नहीं मिलता, आई हैव टू फाइंड आउट अदरवाइज। चल एम 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 काट फटाफट, एल 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 भी काटो, जी कॉस थीटा बाई टू इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 12, this is L plus 3L cos square theta into alpha, this is 6, alpha is 6g cos theta by L into 1 plus 3 cos square theta, L है रे 2 नहीं है, L 1 plus cos square theta, 6g cos theta by L into 1 plus 3 cos square theta। ठीक है, यह आया मेरा अल्फा का वैल्यू। ओके,
ये अल्फा बहुत स्पेशल है क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट जो अल्फा आएगा ना वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी आएगा, आप अश्योर्ड रहो। तो अल्फा ऑफ द रॉड पूछे, डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी अगर थीटा दे दे, क्या आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि आप अल्फा ऑफ द रॉड बता सकते हो एट एनी थीटा, एट एनी गिवन इंस्टेंट बता सकते हैं हम? ठीक है, अल्फा बता सकते हैं, ओके। अगर अल्फा मेरा आ गया तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एट दैट मोमेंट बता सकते हैं क्या? खुद सोचो और बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एट दैट मोमेंट बता सकते हैं क्या? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड मतलब किस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ रहा है? सेंटर ऑफ मास का। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ही पूछ रहा होगा, बता सकते हैं क्या? देख, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैंने अल्फा निकाला, ये वाले पॉइंट के अबाउट, तो इससे जो सेंटर ऑफ मास है वो कौन सा मोशन कर रहा है? अरे इसके अबाउट पूरा रॉड ही सर्कुलर कर रहा होगा ऐसे, मतलब यहाँ पे बैठ जाओ तो मोमेंटरीली दिखेगा कि ये रॉड जो है ना वो ऐसे करके जा रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, ऐसा लगेगा। सो देयरफॉर इसका जो ए होगा वो कितना होगा? आर, ये वाला आर इंटू उसका अल्फा जो निकाले। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? आर, दिस इज एल बाई टू कॉस थीटा, दिस इज आर इंटू अल्फा, वॉट एवर वी हैव फाउंड आउट। बहुत बढ़िया ही आंसर आ रहा है। देख, एल बाई टू मतलब एल कॉस थीटा है ना, ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप कर सकते हैं। एल बाई टू कॉस इंटू अल्फा करके एम ए, अब ए नेट निकाल लेंगे। अब जो सेकंड पार्ट बोला है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन लिखे वो यूज करेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन, देख ए निकल गया, यहाँ पे mg माइनस एन इक्वल टू ए में क्या होता है एफ नेट में, सेंटर ऑफ मास वाला, तो नॉर्मल क्या आएगा? mg माइनस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए इसको एल बाई टू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है? 3g कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एल एल उड़ गया, 2 3 कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बाई 1 प्लस 3, 3g कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, ये आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब mg माइनस m इंटू, ये आया क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इतना आया, ठीक है। m इंटू उतना कर देंगे 3g कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा? mg प्लस 3mg कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कट ही जाएगा, तो बचेगा सिर्फ mg बाई 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक्सेलरेशन आ गया। थीटा अगर 90 डिग्री होता तो नॉर्मल mg था, ये आया क्या? नॉर्मल। अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करो, अगर थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री पुट अगर यहाँ पे कर दें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो नॉर्मल कितना आएगा? mg। लॉजिकल बात है भाई, ये तो लॉजिकल बात है, ठीक है। और अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? जीरो हो जाए, तो क्या आएगा? नॉर्मल का वैल्यू mg बाई 4, नॉर्मल का वैल्यू आएगा mg बाई 4। उस समय नॉर्मल इतना लग रहा होगा, फटाक से मारेगा इसको जोर से नीचे की तरफ जब जीरो हो जाएगा तो। खैर जो भी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप हर एक इंस्टेंट पे नॉर्मल निकाल सकते हैं, हर एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, आप हर एक इंस्टेंट पे अल्फा निकाल सकते हैं। कैसे? टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा करके। टॉर्क किसके अबाउट लेना है? आई ओ आर के अबाउट। आई ओ आर कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो भी सीख लिए, वो पॉइंट मिल जाएगा हमको, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन समझाता हूँ, देखो यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है, देख सपोज कोई बच्चा बोला कि सर मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता हूँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखूंगा, वहां से अल्फा निकाल सकता हूँ आराम से। आई ओवर के अबाउट क्यों लिखूं? ये वाले पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के अबाउट कितना आएगा? टॉर्क mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, टॉर्क सेम ही आएगा। टॉर्क इक्वल्स टू आई, ये वाले पॉइंट के अबाउट आई कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा का कितना सुंदर वैल्यू आया देखो, 3g cos थीटा बाई 2l। अल्फा का इतना अच्छा वैल्यू आया, बट दैट इज रॉन्ग। अब किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का निकाल के वैल्यू ऐसे अल्फा अगर लिख दोगे, तो आप ये ध्यान से समझो, दिस इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, ये सही है, पर वो इस पॉइंट के अबाउट अल्फा आया है। अल्फा, जब हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, देखो ध्यान से समझना अल्फा क्यों अलग अलग आ रहा है। अल्फा कुछ और आया था ना ये वाले पॉइंट के बाद जब टॉर्क लगाए थे, तो आना ही चाहिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। देखो, इफ एफ नेट ऑन अ बॉडी
is 0, this implies torque about all points same. ये बताया था आप लोग को पहले रोटेशन पढ़ाते टाइम। अगर एफ नेट एक बॉडी पे 0 होता है तब टॉर्क अबाउट हर एक पॉइंट क्या आता है, सेम आ जाता है, ठीक है। और अगर एफ नेट ऑन अ बॉडी 0 नहीं हो तो टॉर्क सेम आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। वही यहाँ पे हो रहा है, एफ नेट तो 0 नहीं है ना, तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट सेम आ गया, क्योंकि हमने लिया वैसे था। तो किसी और पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो मतलब हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग आएगा, क्योंकि एफ नेट 0 है ही नहीं, पहला चीज। तो उससे हम समझ सकते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू, अगर टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट अलग अलग आएगा तो अल्फा भी तो हर एक पॉइंट के अबाउट अलग अलग ही आएगा। क्लियर है। एक और चीज देखो, टॉर्क अगर सेम आ भी गया अलग अलग पॉइंट के अबाउट, तो अलग अलग पॉइंट के अबाउट आई भी तो डिफरेंट होता है, तो अल्फा कैसे सेम होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ले रहे हो, उस पॉइंट के अबाउट हर एक पॉइंट पे अलग अलग अल्फा दिखेगा आपको। सो अल्फा इज फ्रेम डिपेंडेंट, अल्फा डिपेंड्स ऑन फ्रेम, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में अल्फा विल डिपेंड ऑन आप कहां किस पॉइंट के अबाउट बैठ के टॉर्क मार रहे हो, किस पॉइंट के अबाउट आई ले रहे हो, दैट विल डिसाइड अल्फा। दिस इज नॉट द केस विद ओमेगा। इन रिजिड बॉडी हर एक पॉइंट के अबाउट हर एक पॉइंट का जो ओमेगा रहता है वो सेम ही रहता है, पर अल्फा हर एक पॉइंट के अबाउट हर एक पॉइंट का सेम नहीं रहता। सिंपल सा लॉजिक। इसीलिए आपको जो अल्फा निकालना वो किसके अबाउट, बोला फाइंड अल्फा ऑफ रॉड, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ, और या फिर आप IAOR के अबाउट अगर वहां पे चढ़ के आप बैठ गए तो आप अल्फा बता सकते हैं। वहां उस पॉइंट के अबाउट जो अल्फा आएगा वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी होगा, ठीक है। सो आप यही दो तरीके से सिर्फ और सिर्फ अल्फा निकाल सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, अदरवाइज निकाल पाना पॉसिबल नहीं। सो दिस इज वन क्वेश्चन जहां पे आप एक्सेलरेशन से डीलिंग कर सकते हैं। समझ में आया आपको कैसे करना है ना, IAOR का मदद से you have to how to deal with different kinds of accelerations. Now in the case of rods, how to deal with velocities. देखिए एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उसी को इलस्ट्रेट करके I'll tell you how to deal with velocities in the case of IAOR. ध्यान से देखो, there was a question that he asked me, ऐसे करके I think हाँ this was 60 degree given and this is a rod, this is a rod which is falling. ये वाले पॉइंट का पीछे की तरफ स्पीड v दिया हुआ है, गिवन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। मास ऑफ द रॉड वी कैन टेक m एंड टेक l एंड दिस इज स्लिपिंग, आई मीन एवरीथिंग इज स्मूथ। अच्छा हाँ इसी में बता दूंगा, ठीक, इसमें बता देता हूँ मैं, ठीक। तो ये स्लिप हो रहा है, सारा कुछ स्मूथ है, ये मास m है, लेंथ l है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वॉल ऐसे करके एक वॉल है एंड एवरीथिंग इज स्मूथ एंड द रॉड इज स्लिपिंग लाइक दिस, ऐसा करके आ रहा है। ये वाले पॉइंट का पीछे की तरफ स्पीड v दिया हुआ है। आपको बोला था find omega of the rod, this is given to you in the question. Now इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। find omega when this angle is 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका है यूजिंग द कॉन्सेप्ट वी हैड लर्नड इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, देखो, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का ओमेगा निकाल लेंगे तो वही ओमेगा ऑफ द रॉड हो जाएगा। ओमेगा इज नॉट फ्रेम डिपेंडेंट, ओमेगा चूंकि फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है, L इक्वल टू आई ओमेगा इज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो, whereas torque equal to I alpha is not valid in inertial frame, sorry non inertial frame. L equal to I omega हमेशा, चाहे inertial चाहे non inertial, this is valid. Torque equal to I alpha और torque equal to dl by dt is valid only in inertial frame of reference, non inertial में it's not valid. L equals to I omega, तो ओमेगा हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का निकाल ले तो काम चल जाएगा अपना। देख इसका अगर v है इस तरफ, लेट मी इसको रॉड को थोड़ा सुलाने दो, दिस एंगल इज 30 डिग्री, इसका स्पीड है इस तरफ v, ठीक है। चलो ध्यान से देखो फटाफट, अब ये पॉइंट का स्पीड बाय डिफॉल्ट किधर होगा, इधर होगा u, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो 30 डिग्री होगा, ठीक। अब एक और चीज देखो, इस u को इस v के टर्म्स में कैसे निकाल देंगे, कंस्टेंट रिलेशन, कैसे, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, सो v cos 30 शुड बी इक्वल टू u का इसके अलोंग कंपोनेंट, v का इस रॉड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वही इस पॉइंट का इस रॉड के अलोंग भी कंपोनेंट होना चाहिए। ये दोनों का अलोंग द रॉड सेम होना चाहिए स्पीड, वरना तो रॉड टूट जाएगा ना, रिजिड बॉडी है तो दोनों का अलोंग द रॉड सेम स्पीड ही होना चाहिए, इसलिए v cos 30 शुड बी इक्वल टू u cos 30। यहां से देख cos 30 कट जा रहा है तो v इक्वल टू u, मतलब ये भी क्या हो जा रहा है, v ही हो रहा है। अब मेरे को ओमेगा चाहिए, तो ये सर्कुलर मोशन में पड़े, ओमेगा कैसे करके निकालते हैं, देख ये लेंथ l दे दिया, ये वाला पॉइंट का स्पीड इस डायरेक्शन में v दिया,
तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना है, v sin 30। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, v sin 30। और ये वाले केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, v sin 30 इस तरफ। तो ये तो v बाई 2 से उधर जा रहा है, ये v बाई 2 से इधर आ रहा है, तो कितना ओमेगा होगा, ओमेगा होता था v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाई r। v रिलेटिव परपेंडिकुलर कितना है, v बाई 2 प्लस v बाई 2, ऑपोजिट सेंस में है ना, तो v बाई 2 प्लस v बाई 2, और बीच में लेंथ बिटवीन देम इज l, so the answer is v by l, so this is the omega, this is the omega of the rod, by using circular motion we can understand। ठीक है, ओके। दूसरा मेथड है, हमको ओमेगा ऑफ द रॉड चाहिए, तो आई ओवर चमकता है अपना दिमाग में, रॉड दिखते ही वी गेट एन आइडिया में भी आई ओवर लगा सकते हैं। देख कैसे लगाएं, ये पॉइंट का स्पीड किधर है, इस तरफ, तो आई ओवर कहाँ लाई करेगा, इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, और इसका स्पीड किधर है, इधर, तो इसके परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं आई ओवर लाई करेगा, इसके स्पीड के परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं अपना आई ओवर यहां पे लाई करेगा। इस पॉइंट के अबाउट मेरे को ओमेगा चाहिए। ओके, हम क्या करते हैं, देखो ये तो 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, सो ये एंगल 60 डिग्री आ रहा है, और ये 30 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ रहा है। अच्छा, ये रॉड का लेंथ कितना है, एल। बहुत बढ़िया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये l/2 और ये भी l/2, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। देखो ये l/2 है ना, दिस इज l/2, सो ये कितना होना चाहिए, l, क्यों भाई, l cos 60 इज l/2, l cos 60 इज l/2, और मैं वैसे ही बताया था, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस बाई cos 60, बेस बाय cos 60 करो, ये कट जाएगा, वैसे भी l ही आएगा। सो ये लेंथ कितना आ गया, OP, OP कितना आ गया, l। अब OP के अबाउट ओमेगा निकालना है, इस पॉइंट का देख v दे दिया मेरे को, ये वाले पॉइंट का v दे दिया ना भैया, ओमेगा क्या होगा, v बाई ये डिस्टेंस कितना निकाले, l, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहना चाहिए इस, तो v बाई एल इज ओमेगा, बस वही आंसर ही है। अब इस पॉइंट के अबाउट जो ओमेगा आया वो तो सेंटर ऑफ मास का होगा, सारे ही पॉइंट का उस पॉइंट के अबाउट ओमेगा ही आएगा। इसका इसके अबाउट ओमेगा, उसका इसके अबाउट ओमेगा, इसका उसके अबाउट ओमेगा, पूरा ही रॉड का ओमेगा हर एक पॉइंट के अबाउट, ओमेगा इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, ऐसे करके आप IOR से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको किसी रॉड का, किसी एक पर्टिकुलर चीज का स्पीड पूछा है, सपोज आपको बोलता है v ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बेस्ट तरीका क्या है, फाइंड ओमेगा फर्स्ट, पहले तो ओमेगा निकाल लो। किसके अबाउट निकालना सबसे अच्छा ओमेगा, IOR के अबाउट, क्यों, क्योंकि IOR के अबाउट बॉडी तो प्योर रोटेशन कर रहा है, IOR के अबाउट अगर मेरे को पता पड़ जाए किधर जा रही है, रॉड ऐसे जा रहा है ना, तो ओमेगा ऐसे होगा। मेरे को पता पड़ जाए अगर ओमेगा ऐसे करके है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होगा, ओमेगा x, अगर ये दूरी x है तो, है ना, तो v ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ओमेगा x। किसी भी पॉइंट का पूछ ले, अगर मेरे को दूरी पता है, ओमेगा पता पड़ गया IOR के अबाउट, तो v उसका कितना हो जाएगा। और ये नेट स्पीड है, आप बिल्कुल घबराना नहीं कि ये कौन सा स्पीड है, ये नेट स्पीड आएगा, क्योंकि उसके अबाउट वो पॉइंट प्योर रोटेशन कर रहा है, वो इक्विवेलेंट है टू चलना एंड घूमना। उस पॉइंट के अबाउट IOR के अबाउट जो ओमेगा कर रहा है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू रॉड का चलना एंड घूमना। तो पूरा चलना एंड घूमने को हमने सिर्फ घूमने से ही रिप्लेस किया, तो प्योर घूमने में से जब रिप्लेस किया IOR के अबाउट, तो उस पॉइंट का जो स्पीड निकालेंगे वो सिर्फ घूमने वाला नहीं आएगा, वो दोनों का इक्विवेलेंट है, मतलब वो नेट आएगा। ये दिस इज वन वेरी गुड थिंग, नेट स्पीड आ जाएगा डायरेक्ट। तो v नेट कितना होगा, ओमेगा निकाले कितना, v बाई एल, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये निकाल सकते हैं ना, l साइन 60, साइन 60 बोले तो इतना, √3v/2 फटाक से निकाल लिए, फायदा, फायदे का चीज है ये सब। ठीक है, ठीक है। अब कुछ कुछ तो आप समझ पा रहे हैं, कैसे भी करके रॉड को गिरा दो, क्या ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा निकाल लिए तो हर एक पॉइंट का स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक, अब आता है कुछ कुछ एनर्जी का बात, एनर्जी का बात। देख, एनर्जी पे जाने से पहले कुछ कुछ चीज मैं और बता ही देता हूँ। ये वाले पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रहा है, तो v है और ये ओमेगा है, प्योर रोलिंग हो रहा है सपोज, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रहा था, प्योर रोटेशन। तो एनर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज अबाउट IOR। तो ये टोटल एनर्जी देगा बेटा, कंफ्यूज मत होना। बॉडी तो चल रहा है और घूम भी रहा है, मैं मानता हूं, हाफ
एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रियलिटी में इसका ये है, हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस वन रटवाया था तुम लोग को मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना है, मैं रटवाया था आप लोग को। अब इस पॉइंट के बाद तो प्योर रोटेशन कर रहा है ना, इक्विवेलेंट है ये, इसकी इक्विवेलेंट है, तो इस पॉइंट के बाद जो सिर्फ प्योर रोटेशन कर रहा है ना, उसका एनर्जी लिख देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वही टोटल एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो हाफ आई अबाउट दिस कितना है, अगर मैं मानता हूं के एम आर स्क्वायर, इसका कोई भी जनरल बॉडी है, कितना लिखेंगे देख, के एम आर स्क्वायर, ये वाला एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूं, आई आर के दूरी पे है ना, तो के एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इनटू ओमेगा। अब ओमेगा तो वही होगा इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट था, तो टेंशन नहीं। कितना आ गया देख, हाफ, अच्छा ओमेगा स्क्वायर प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसको लिख लो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया हर जगह से, कितना आ गया हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस वन, सेम ही बात आया देख। तो इसके अबाउट जो एनर्जी निकालेंगे प्योर रोटेशन का, वो टोटल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट इक्विवेलेंट है दोनों चीज। कौन सा दोनों चीज इक्विवेलेंट है, चलना और घूमना, या फिर सिर्फ आई ओ आर के बाद प्योरली घूमना, वो एक ही बात। तो एनर्जी का भी वहां पे आई ओ आर में वी कैन टेक हेल्प, बट यहाँ पे एनर्जी में ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि हमको ऑलरेडी वहां पे एनर्जी साफ साफ दिखता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के प्लस वन होगा, तो उतना परेशान नहीं होते हम लोग। हाँ, एक और जगह है जहां पे इसका एप्लीकेशन है, देखो अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा करके एक रॉड है, वी और ओमेगा तो मैं निकाल के दिखा दिया, वी और ओमेगा नहीं निकाला था हमने, जब रॉड को यहां से जर्क दिया था, छोटा सा पुश दिया था ना, तो क्या निकाला था याद है, जब ये थीटा एंगल बना रहा था, ये सेंटर ऑफ मास इनिशियली है, अभी सपोज रॉड ऐसा हो गया, तो थीटा एंगल पे क्या क्या निकाले थे, एक्सेलरेशन निकाले थे, नॉर्मल निकाले थे, अल्फा निकाले थे, हर एक पॉइंट का निकाल लिए थे। अब मैं कहता हूं ये थीटा पे आप बताओ, वी बताओ, ओमेगा बताओ, सेंटर ऑफ मास का, वी पूछ रहा हूं, वी, खुद सोचो क्या करें, वी निकालना है मेरे को, कैसे करके निकालें, देख बॉडी तो गिर रहा है, आप खुद सोचो, 2 मिनट खुद सॉल्व करो, फिर एक बार देखना। देखो बॉडी तो गिर रहा है, अब इस पॉइंट के अबाउट एक चीज हमको समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास का स्पीड तो डायरेक्टली नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो नीचे ही गिर रहा है 100%, ये पॉइंट पीछे भाग रहा है। ओके, कुछ कुछ चीज हमको साफ साफ अच्छे से दिख रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो कितना एनर्जी डिक्रीज हुआ, वही टोटल काइनेटिक में चला गया होगा, कितना पोटेंशियल डिक्रीज किया, देख यहां इनिशियल था, यहां अभी है, कितना पोटेंशियल डिक्रीज किया, रॉड का मास इंटू जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं रे, यहाँ कोई यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है नॉर्मल का, पर क्या नॉर्मल कोई वर्क डन कर रहा है क्या, देखिए ये पॉइंट जहां पे नॉर्मल लग रहा है, वो पॉइंट तो 90 डिग्री पे भाग रहा है, सो देयरफॉर वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो, देयर इज ओनली वन फोर्स दैट इज mg, एंड देयरफॉर वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। So we'll basically use conservation of mechanical energy. So what is the decrease in potential energy? mg and this height. And what is this height? L by 2 minus L by 2 sin theta. Decrease in potential energy, and this should be equal to the increase in kinetic energy. The kinetic energy कैसे लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। झमेला यह है कि दो टर्म आ गया, मेरे को ना ही वी पता है ना ही मेरे को ओमेगा पता है, तो क्या कर दें, एक चीज कर सकते हैं, अगर हम इंस्टेंटेनियस, देख ये मेरे को पता है, थीटा गिवन है क्वेश्चन में, मतलब आई नो दिस टर्म, दिस इज अ प्रॉपर वैल्यू, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर आई इज अबाउट आई ए ओ आर, तो मेरे को ओमेगा पता पड़ जाएगा, आई अबाउट आई ए ओ आर तो बता सकता हूं मैं, देख आई ओ आर कैसे निकालेंगे, इसका इधर है तो परपेंडिकुलर, ये नीचे है तो इसके परपेंडिकुलर पे लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आई ए ओ आर के अबाउट तो मेरे को आई पता है ना, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये रॉड पे ध्यान दो, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एम डी स्क्वायर करके आई बता सकता हूँ, ओमेगा पता पड़ जाएगा अपने को, बहुत अच्छा बात, आई ओ आर के अबाउट ओमेगा पता पड़ गया, सब कुछ मिल जाएगा अपने को, फटाक से कर लेते हैं, देख एम जी एल बाई 2 1 माइनस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू हाफ, आई ओ आर क्या होगा, मतलब आई अबाउट आई ओ आर क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर एल बाई 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 4 कॉस थीटा, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, देखो ना एम 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 कट गया,
इधर से ये L/2 भी कट गया, तो GL1 माइनस साइन थीटा, GL1 माइनस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देख 12 L² भी कॉमन ले लो, तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा का जो अच्छा एल ये जी एल है क्या, हाँ एक एल भी कट जाएगा, ठीक है, एक एल काट दो, इसको एल कर लो। ओमेगा का वैल्यू कितना आया 12G 1 माइनस साइन थीटा बाई एल 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, देख वी ओमेगा का वैल्यू निकल गया, ओमेगा का वैल्यू निकला, सब कुछ निकाल सकते हैं। ओमेगा अबाउट, अब ओमेगा अबाउट आई ओवर आया है, वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी होगा, कोई डाउट नहीं है। वी निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास का, अगर तो क्या होगा ओमेगा इंटू एक्स, जो ओमेगा निकाले अबाउट आई ओवर मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये हमेशा नहीं कर सकते, ये तभी कर सकते हैं जब सेंटर ये उसके अबाउट मेरे को ओमेगा पता हो, किसके अबाउट आई ओवर के अबाउट, क्योंकि उसी के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है बॉडी, आई ओवर के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, तो उससे अगर मेरे को उस पॉइंट का एक्स पता है तो ओमेगा पता है आई ओवर के अबाउट, तो ओमेगा एक्स लगा सकते हैं। इसके अबाउट क्या मेरे को एक्स पता है, ये सेंटर ये आई ओवर वाला पॉइंट है, पता है बिल्कुल, जो भी ओमेगा आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है L/2 cos थीटा से। ओमेगा पता है, ये पता पड़ गया, तो वी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अच्छा मान लो रॉड पूरा पूरी गिर गया, रॉड अगर पूरा पूरी गिर गया तो क्या होगा, अगर हम ये वाले पॉइंट्स पे ध्यान दें, देखो रॉड तो पूरा पूरी गिर गया, इनिशियली खड़ा था ऐसा करके, बताओ इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल के अलोंग में कितना था, 0। फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब रॉड पूरा गिर जाएगा तो अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर v हो, इसका भी v होना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि रिजिड बॉडी है, साथ चलेगा तो साथ साथ। पॉसिबल है क्या v होना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो 0 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं। तो जब जस्ट गिरेगा उस समय स्पीड कितना है, ये दोनों एंड्स का 0, जब गिर चुका है तो एंड्स का स्पीड कितना है, 0, ओके। तो पर ओमेगा तो मतलब इसका स्पीड नीचे की तरफ तो कुछ होगा डेफिनेटली, इसका भी नीचे की तरफ कुछ होगा, इन सब का नीचे की तरफ कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा। एक्चुअली डिपेंड करता है आपने कैसे ढकेला है, अगर ऐसे करके ढकेला है और ये गिरा धड़ाम से, तो नीचे की तरफ उसका स्पीड रहेगा, पर ये वाला पॉइंट का तो नीचे की तरफ पहले से कोई स्पीड था नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, देख ये रॉड, ये जो रॉड गिर रहा है ऐसे करके गिरेगा धीरे धीरे, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, उसका जो गिरते टाइम स्पीड होगा वो नीचे की तरफ डेफिनेटली रहेगा। ध्यान से देखो, और टाइम देख लेना, कितना टाइम हो गया, ठीक चलेगा। तो ऊपर वाला जो पॉइंट गिर रहा है ऐसे करके, तो इसका जो गिरा, इसका तो इधर हमको दिख रहा है कॉमन सेंस स्पीड डेफिनेटली रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 आया, दोनों का वो हमको पता पड़ रहा है। और ये जो पॉइंट था जो गिर रहा है, ये वाला, ये जो पॉइंट है इसका तो नीचे पहले भी कोई स्पीड नहीं था, नीचे की तरफ तो कोई स्पीड नहीं था ना, तो ये तो वॉल के मतलब ये जो फ्लोर के अलोंग मूव कर रहा था, इसका तो वी वाई हमेशा से 0 था, इसका वी वाई तो हमेशा से 0 था। तो ये जो पॉइंट है जो ऐसे करके गिर, जो फ्लोर पे रखा हुआ था, जस्ट गिरते टाइम ये मोमेंट्री रेस्ट पे आता है, ये किस पे आता है, मोमेंट्री रेस्ट पे। गिरने के बाद रॉड फिर से उठेगा तो ये आगे जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर गिरते टाइम ये मोमेंट्री रेस्ट पे आएगा, तो जब गिरेगा तो इसका स्पीड कितना होगा, 0, और इसका स्पीड कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। क्या इसका स्पीड 0 है तो इसको आई ओ आर पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं ना। कैसे कैसे आई ओ आर पता करेंगे, देख इसका स्पीड इधर है, सबका स्पीड इधर है, सबके परपेंडिकुलर लाई करना चाहिए कहीं ना कहीं आई ओ आर, और इसका स्पीड 0 है तो इसके पीछे मत चले जाना, इसके पीछे अगर ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे 0 स्पीड, तो स्पीड ही 0 आ गया यहाँ पे, तो पीछे क्यों जाएंगे, यही है आई ओ आर वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं ओमेगा एल कर दूं तो इस पॉइंट का स्पीड पता पड़ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका इस तरफ तो कुछ कंपोनेंट नहीं होगा पर इधर तो होगा ना, ये वी वाई कितना होगा वो पूछ रहा हूँ, वी वाई कितना होगा वो पूछ रहा हूँ। तो गिरते टाइम अगर मेरे को इसका ओमेगा पता है तो इसका वी बता सकता हूँ, इसका ओमेगा कैसे पता चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियली और फाइनल कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी कितना है, mgl/2, और जब पूरा गिर गया तो फाइनल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, देख आई ओ आर के अबाउट तो प्योर काइनेटिक एनर्जी है, प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओ आर के अबाउट, तो इसके अबाउट अगर मैं लिख दूं
हाफ आई, इस पॉइंट के अबाउट आई कितना है, ml स्क्वायर बाई 3 इस पॉइंट के अबाउट, और ओमेगा स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन वैलिड है कि इनवैलिड है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किया मैं, इनिशियल mgl/2 है, और जब गिर गया तो इस पॉइंट के बाद प्योर रोटेशन कर रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख 100% लिख सकता हूँ, कोई गलती नहीं। क्यों लिख सकता हूँ ये? क्योंकि ये मैंने किसके अबाउट लिया है, IOR के अबाउट। IOR के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है और टोटल काइनेटिक एनर्जी देता है, जैसे मैंने बताया था अभी, टोटल काइनेटिक एनर्जी देता है। बिल्कुल सही है ये, पूरा का पूरा काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा काइनेटिक में। कितना आ गया एक बार देख लो फटाक से, ताकि ओमेगा का वैल्यू आ रहा है 3mg/ml, दिस इज ओमेगा, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, इसका स्पीड हो जाएगा, ये 3mg/3 क्यों लिख दिया मैं, ये क्या आया है, सॉरी 3mg/l, वो भी इसमें mm कट जा रहा है, राइट? कितना आ रहा है 3g/l, ओमेगा आ रहा है 3g/l, सॉरी, सो ओमेगा इंटू एल, ये आएगा 3g, तो इसका स्पीड कितना आ रहा है बेसिकली 3g। समझ में आ रहा है? क्रॉस चेक करना है, देखो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे निकला, ओमेगा हमने पहले निकाल चुका है यहाँ पे, फॉर एनी जनरल थीटा, फॉर एनी जनरल थीटा हमने निकाला, इतना ओमेगा होगा रॉड का। थीटा जब 0 हो जाए तो कितना ओमेगा आएगा, पुट करो तो यहाँ पे, एट थीटा 0 कितना आ रहा है ये 0, तो 12g बाई, इसको 0 पुट करने से ये कितना आ रहा है, l/4, l इंटू 4, राइट? ये 0 पुट करने से रूट अंडर 3g/l आ रहा है ओमेगा, पर यहाँ से तो ओमेगा आ रहा था, अच्छा ये भी तो रूट अंडर 3g/l ही है ना, 3g, अच्छा हाँ ठीक ही है, रूट अंडर 3g/l ही है, तो ओमेगा देखो अब, इसलिए मैं बस ये दिखाया ताकि आपको प्रॉपर फील आए कि सब सही आ रहा है, और कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो, कंसेप्चुअली समझो, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगर हम IOR के अबाउट लिखेंगे एनर्जी, तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा अपने को, ओमेगा मिल सकता है, फिर बाकी काम अपना नेचुरल करेंगे, और इस फिर अगर ओमेगा मिल गया तो इस पॉइंट के अबाउट भी वैसे करके लिखेंगे। तो हर एक इंस्टेंट पे वी हम लिख सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमको। नॉर्मल रिएक्शन बता पा रहे हैं, ओके, कुछ और छूट रहा है क्या? मैं बस एक चीज आपको नहीं बताया हूं कि इसमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे करके लिखेंगे, वो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो रॉड कैसे गिर रहा है, टी टाइम के बाद कितना गिरेगा, कितना थीटा गिरेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जाएगा टाइम के फंक्शन में लिखेंगे तो, इसलिए जनरली थीटा के टर्म्स में ही पूछता है सब कुछ। मैंने पूरा भी सब हम लोगों ने मिलकर सब कुछ किया है, थीटा के टर्म्स में ही सब कुछ बताया, वी बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं, सारे पॉइंट का नॉर्मल सारे पॉइंट का बता सकते हैं, बस एक चीज नहीं किया टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा ना, उसका एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में बताना काफी मुश्किल, उसका इक्वेशंस आर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, देयरफॉर दैट थिंग आई एम लिविंग फॉर द टाइम में, दैट आल्सो मेरे को टाइम मिलेगा तो आई लुक इनटू द डिटेल्स। दिस वाज ऑल अबाउट IAOR, आई होप आपको समझ में आया हो रॉड प्रॉब्लम्स का, ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा।